Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है चैप्टर 9. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. खिलाफत इशू एक ऐसा इशू था जो मुस्लिम्स को हिंदुओं के साथ लाके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो नेशनलिस्ट मूवमेंट महात्मा गांधी शुरू कर रहे थे उसमें काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो रहा था. 1920 में ब्रिटिश ने एक ट्रीटी टर्किश सुल्तान या जो खलीफा थे, जो कहते हैं ग्लोबली जो मुस्लिम्स थे उनके प्राइम पर्सन माने जाते थे, तो ग्लोबल मुस्लिम्स के प्राइम पर्सन के अगेंस्ट में ब्रिटिश ने एक ट्रीटी इम्पोज करी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी हद तक ऑटोमन एम्पायर सकम हुआ था एंड दैट वाज द थिंग दैट हैड ब्रॉट हियर. खलीफा को उनकी पोस्ट से डिपोज कर दिया गया था. अब आप एक समझिए, एक ग्लोबल रिलीजन है, उसका एक चीफ है, आप उस चीफ को उसकी जगह से डिस्पोज कर रहे हो, यू आर प्लेइंग विद फायर. वही चीज़ हुई पूरी दुनिया में. इस चीज़ का पुरजोर विरोध हुआ. अब इससे कुछ समय पहले जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था, उस कारण से इंडिया में ऑलरेडी एक सेक्टर ऐसा बन चुका था जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ओपनली प्रोटेस्ट करने लगा था. मास प्रोटेस्ट होने लगे थे, एजिटेशन फैल गया था. अगले ही साल आपने जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको भी अपने खिलाफ कर लिया. मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स की अगर मैं बात करूं तो उनका ये मानना था कि खलीफा की पावर एटलीस्ट मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस पे तो रहने देते. ऑटोमन एम्पायर में आपने पूरे तरीके से उनको लिटरली डिस्पोज कर दिया है. आपने ठीक है जो टेरिटरी विन कर ली वो रख लेते, लेकिन जो मुस्लिम होली प्लेसेस है, श्राइन्स हैं, जिन प्लेसेस का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, उस पे तो खलीफा की पावर आप रहने देते. अब ये खिलाफत एजिटेशन के जो लीडर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, फेमसली नोन एज अली ब्रदर्स, इन लोगों ने एक फुल फ्लेज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने की ठान ली थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स कि अब हम लोग ब्रिटिशर्स का कोई सहयोग नहीं करेंगे. असहयोग आंदोलन कह सकते हैं इसे. महात्मा गांधी ने इनके कॉल को सपोर्ट करा और कांग्रेस को कन्विंस करा कि पंजाब में जो रॉन्ग डूइंग्स हुई है, मतलब जो जलियांवाला बाग मैसेकर वगैरह हुआ है, और उस वक्त रोलेट एक्ट के टाइम पे जो पंजाब में एट्रॉसिटीज़ करी थी, उसको खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ के डिमांड करो स्वराज. तो डबल फ्रंट पे ब्रिटिशर्स को आप ग्रिल कर सकोगे. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 से 22 के बीच में धीरे धीरे बढ़ता है. हज़ारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़ दिए, स्कूल्स छोड़ दिए. बहुत सारे लॉयर्स जैसे कि मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के डैडी थे, CR दास, राजसी राजगोपालाचारी, आसफ अली, इन लोगों ने अपने लेजिस्लेचर को बॉयकॉट कर दिया था. मतलब दे वर पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट गवर्नेंस, बट इन लोगों ने अपने सारे काम छोड़ दिए थे, गिव अप कर दी थी इन्होंने प्रैक्टिसेस. ब्रिटिश टाइटल्स सरेंडर किए जा रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, प्लीज़ चेकआउट करना, रविंद्रनाथ टैगोर, उनको नाइटहुड दिया गया था. ही वेंट अगेन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड रेनाउंस्ड हिज टाइटल. उन्होंने अपना टाइटल गिव अप कर दिया था. दोस्तों, लोगों ने बॉनफायर्स, मतलब होली, एक तरीके से नहीं, होली तो काफ़ी होली हो जाएगा, मतलब होली इज़ रिलेटेड टू अ फेस्टिवल. एक बॉनफायर मतलब एक कैंप फायर, बहुत बड़ी बड़ी बॉनफायर्स जलाना शुरू करी. लेकिन फ़र्क ये था, ये फॉरेन प्रोडक्ट्स की बॉनफायर थी. मतलब आपके जितने फॉरेन प्रोडक्ट्स थे ये उनकी बॉनफायर थी. फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट
1920 और 1992 के बीच में ड्रास्टिकली इंडिया में गिर जाता है। बट ये सब एक आइसबर्ग की टिप थी दोस्तों। हमारे देश में इस वक्त एक फुल फ्लेज्ड रेवोल्यूशन होने वाला था। ये सब ऊपरी तौर पे दिख रहा था, अंदरूनी तौर पे इंडिया वॉज रियली ऑन द ब्रिंक ऑफ अ वेरी ह्यूज रेवोल्यूशन। बहुत सारे केसेस में लोगों ने ब्रिटिशर्स को रेजिस्ट करना शुरू करा नॉन वायलेंटली। इसके पहले मैं एक सोर्स क्वेश्चन आपको बताऊंगा। व्हाट डिड महात्मा गांधी मीन बाय अहिंसा, नॉन वायलेंस? क्यों महात्मा गांधी अहिंसा से लेकर जुड़े थे और कैसे अहिंसा का, ये नॉन वायलेंस का जो फंडा था, ये किस तरीके से हमारे फ्रीडम मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा? महात्मा गांधी कहते थे नॉन वायलेंस कम्स टू अस थ्रू डूइंग गुड कंटिन्यूअली विदाउट द स्लाइटेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। अहिंसा हमारे मन में पता है कब आती है? जब हम किसी के लिए कुछ करें, लेकिन जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा ना रखें, तो आपके मन में वो हिंसा के विचार ही नहीं आएंगे। आप किसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं रखेंगे तो आपके मन में हिंसा के विचार ही नहीं आएंगे। दैट इज़ द इंडिस्पेंसिबल लेसन ऑन नॉन वायलेंस। ये नॉन वायलेंस अहिंसा में एक ऐसा लेसन है, एक ऐसा पार्ट है जो कभी हट नहीं सकता। अपने मन से लोभ हटा दो। साउथ अफ्रीका में आई सक्सीडेड इन लर्निंग द इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग्स एज ओनली रेमेडी फॉर अनडूइंग रॉन्ग एंड इनजस्टिस। इट मेंट पॉजिटिवली द लॉ ऑफ नॉन वायलेंस। साउथ अफ्रीका में मैंने नॉन वायलेंस सोचा, देखा, परखा, यूज़ करा और मुझे ये पता है that you have to be prepared to suffer cheerfully at the hands of all and sundry, and you will wish ill to no one, not even to those who may have wronged you. आपको एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, कोई भी हो, you should be ready to suffer from them. उनसे दर्द मिलने की अपेक्षा रखो, वो दर्द झेलने की शक्ति रखो, क्योंकि कोई भी होता है, एक बार आपने अपने मन में उस दर्द को झेलने की, भले ही किसी ने आपके खिलाफ गलत भी करा है, उस चीज़ को झेलने की ताकत आप अपने अंदर ले आए तो आप अपने आप अहिंसा के भक्त बन जाएंगे। बहुत सारे केसेस में गांधी जी की इस आइडियोलॉजी को लोगों ने फॉलो करना शुरू करा। बहुत क्लासेस, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ग्रुप्स, उन्होंने गांधी जी के इस आइडिया को अपने तरीके से इंटरप्रेट भी करना शुरू करा। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होती है दोस्तों। देखिए, वी प्ले अ गेम डमशराज इन विच यू गिव अ मैसेज टू अ फ्रेंड टू हिज ईयर्स। वो अगले पर्सन तक वो मैसेज पहुँचाता है, फिर वो अगले पर्सन तक उस मैसेज को पहुँचाता है। इसमें होता क्या है, इसमें कोई सा भी मैसेज जो होता है ना, वो फाइनल पर्सन तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी मॉडिफाई हो गया होता है। ऐसा ही कुछ इस इनिशिएटिव में भी हुआ। लोगों ने महात्मा गांधी के इस आइडिया को ऑफ टेकिंग द ब्रिटिशर्स ऑफ को इंटरप्रेट अपने तरीके से करा। उनके साथ जो तकलीफ़ें हो रही थी, उन चीज़ों को लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना, अपने तरीके से अपनी कंडीशन से जोड़ के, उसकी तुलना करके, उसको कंपेयर करके देखना शुरू करा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। खेड़ा गुजरात में एक जगह है, वहाँ पाटीदार कास्ट के किसान थे। उन लोगों ने एक नॉन वायलेंट कैंपेन लॉन्च करा अगेंस्ट द डिमांड्स, हाई रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। ये खेड़ा का जो सत्याग्रह था काफ़ी फेमस भी हुआ था। बापू ने, महात्मा गांधी ने इसमें काफ़ी हेल्प करी थी। आफ्टर चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, दीज थ्री वर द सत्याग्रहs दैट एक्चुअली मेड बापू अ पीपल्स पर्सन। अब खेड़ा में ऐसा सत्याग्रह उठा, वहाँ पे पाटीदार समाज के किसानों ने एक नॉन वायलेंट
एफर्ट निकाला और उसमें उनको सक्सेस मिली। कोस्टल आंध्र प्रदेश और इंटरनल तमिलनाडु के एरियाज में लिकर शॉप्स जो थी उनको पिकेट किया गया। पिकेट क्या होता है? पिकेटिंग मतलब दुकानों के सामने सामान रख दो बस, ताकि कोई उन दुकानों तक पहुंच नहीं पाए। कबाड़ रख दो, तार रख दो, दैट्स इट, और कुछ मत कहो। तो इन दिस वे द शॉप्स वर पिकेटेड। गुंटूर आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ट्राइबल और पुअर पेजेंट्स ने बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह इंप्लीमेंट करे। वो लोग किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करते थे? कभी कभी अपने कैटल को फॉरेस्ट में भेज दिया बिना ग्रेजिंग टैक्स, एक ग्रेजिंग टैक्स भी था, बिना वो फीस भरे भेज दिया, रूल तोड़ रहे। ये इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ये जो कॉलोनियल लोग थे ना, इन लोगों ने इनकी एंट्री उन फॉरेस्ट में जाने से बंद कर दी थी जिन फॉरेस्ट में के ऊपर इनके जनरेशंस टिके हुए थे, एंड दे वर वर्किंग आउट देयर, दे वर कॉन्स्टेंटली वर्किंग आउट देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब इन लोगों का ये भरोसा था कि गांधी जी इनके टैक्सेस को रिड्यूस करवा देंगे, फॉरेस्ट जो रेगुलेशंस हैं उनको एबॉलिश कर देंगे। काफ़ी फॉरेस्ट विलेजेस में पेजेंट्स ने स्वराज को, और स्वराज को एक तरीके से गांधी राज को इस तरीके से कहना शुरू करा कि भैया अब तो स्वराज या गांधी राज आ रहा है, और ये अच्छे दिन वाली बात हो गई है। सम गुड डेज आर गोइंग टू कम। सिंध एक ज़िला है, सिंध इज एरिया अभी पाकिस्तान में है। मुस्लिम ट्रेडर्स और पेजेंट्स थे, वो इस खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम्स की बात हो रही है तो खिलाफत कॉल से बड़े ज़्यादा उत्तेजित थे, और क्योंकि गांधी जी ने अब उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था नॉन वायलेंट वे में, तो इट वाज गेनिंग मोमेंटम। बंगाल में भी यही चीज़ हुई थी। बंगाल में खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस जो था, उससे इतनी कम्युनल हार्मनी बनी कि बंगाल ने तो एक नेशनल मूवमेंट पूरे तरीके से स्ट्रेंथन कर दिया था। बंगाल का नाम इंडिया की फ्रीडम साइकिल में काफ़ी ज़्यादा उठ के आता है। दे हैव गिवन सम प्रोमिनेंट नेम्स, ऐसा नहीं दूसरे एरियाज में नहीं दिए, बट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन दिख रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता जो थी प्रोबेबली पहली बार बंगाल से ही फैल के पूरे इंडिया तक गई थी, वो मैसेज। पंजाब में अकाली आज भी फेमस है, अकाली दल होते हैं। अकाली लोगों ने, जो सिख कम्युनिटी का एक कास्ट होती है, उन्होंने अपने गुरुद्वारों में जो करप्ट महंत थे, जिनको ब्रिटिशर्स बैकअप करके बैठे थे, उनको ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट था, उन महंत, क्योंकि महंत कम्युनिटी से पैसा कलेक्ट करके कम्युनिटी की तरफ नहीं देते थे, जो सिखिज्म की मेन प्रिंसिपल है, जो गुरु नानक देव एंड जो 10 गुरु बोल के गए हैं, कम्युनिटी की सेवा करो, कम्युनिटी की हेल्प करो, कम्युनिटी वालों की हेल्प करो। ये करप्ट महंत कम्युनिटी की जगह खुद का फ़ायदा और ब्रिटिशर्स का फ़ायदा देख रहे थे, तो इनको उखाड़ने के लिए, इनको हटाने के लिए अकाली लोगों ने एक मूवमेंट शुरू करा था, और इस मूवमेंट को भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे, जोड़ा गया था। असम के चाय के बागानों में जो लेबर्स थे, काम करने वाले, गांधी महाराज की जय चिल्लाते हुए अपनी वेजेस को इंक्रीज करने के लिए डिमांड करने लगे। इमिग्रेशन एक्ट था कि आप अपने गांव नहीं जा सकते, उसको एबॉलिश करने की डिमांड करने लगे, और इन्होंने काफ़ी हद तक प्लांटेशंस छोड़ भी दिए थे। बहुत सारे प्लांटेशन लेबर्स थे, प्लांटेशन में काम करने वाले मजदूर थे। गांधी महाराज की जय, स्वराज आने वाला है, और ये बोल के प्लांटेशंस छोड़ दिए थे, चल पड़े थे अपने गांव की तरफ। इन सारे वाक्यों में आप एक चीज़ देखिए कि लोगों ने गांधी जी को प्राइमली अटेन कर लिया था, सेंटर ऑफ पॉइंट बना के रखा था। आसामीज वैष्णव सॉन्ग्स जो उस पीरियड के थे, उन इंटरेस्टिंग बात है, उन सॉन्ग्स में
महात्मा गांधी का नाम कृष्णा के जगह यूज किया जाने लगा था। गांधी राजा वर्ड यूज किया जाने लगा था, मतलब लोगों ने महात्मा गांधी को सही में महात्मा बना दिया था। इफ यू वॉच फिगर 8 इन योर बुक, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर दिखेगा आपको। इसमें एक पर्सन है जो रथ चला रहे हैं एंड ही स्पेसिफिकली रिजेंबल्स महात्मा गांधी। ये रथ जो है ये भारत माता का रथ है। देयर इज सुभाष चंद्र बोस स्टैंडिंग ahead of it and Mahatma Gandhi is backed by Pandit Jawaharlal Nehru with a flag, the first tricolor जिस पे जय हिंद लिखा हुआ है। बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जो फाउंडर चेयरमैन थे कांग्रेस के, वो सब भी दिख रहे हैं और दे आर हेडिंग टूवर्ड्स स्वराज मंदिर। सो यू कैन जस्ट इमेजिन नाउ कि महात्मा गांधी जो थे उनको एक डिवाइन आइडेंटिटी की तरह अब इंडिया में देखा जाने लग गया था। लोगों ने महात्मा गांधी को एक ऐसा पर्सन, मसीहा के तौर पे देखना शुरू करा था जो उनको उनकी इस मिजरी और पॉवर्टी भरी लाइफ से बाहर निकाल के ले आएगा। गांधी जी क्लास यूनिटी बिल्ड करना चाहते थे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं। लेकिन यहां एक गड़बड़ हो रही थी। क्लास यूनिटी मतलब सब लोग साथ में आए, हर क्लास के लोग, हर दर्जे के लोग। लेकिन लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन करा था ना, वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का हो गया था। पेजेंट्स जो थे वो ये इमेजिन कर रहे थे कि गांधी जी हमें हेल्प करेंगे ज़मींदारों से लड़ने के लिए, क्योंकि ज़मींदार टैक्स कलेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर्स ये सोचते थे कि गांधी जी हमें हमारी ज़मीन देंगे, क्योंकि हमारे पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो लैंड ओनर की ज़मीन हमारी हो जाएगी। बहुत टाइम ऐसा हुआ था कि एक आम इंसान गांधी जी को क्रेडिट करने लग गया था अपने अचीवमेंट के कारण। मतलब आप कुछ भी करो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी। फॉर एग्जाम्पल, प्रतापगढ़ एक प्रोविंस है यूनाइटेड प्रोविंसेस में, आज की डेट में उसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। प्रतापगढ़ में कुछ पेजेंट्स थे, किसान थे, जिन्होंने इलीगल एविक्शन की जो प्रथा थी, मतलब इलीगल एविक्शन ये होता है कि कोई किराएदार अगर किसी ज़मीन पे खेती कर रहा है, उसका वो दे रहा है, रेंट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, फिर भी उसको उसके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से पहले अगर उस लैंड से भगा दिया जाए तो वो बंदा कहाँ जाएगा? उसने ऑलरेडी पेमेंट करके रखा है। तो ये कुछ पेजेंट्स ने ये जो इलीगल एविक्शन की जो प्रथा थी, इसमें जीत हासिल कर ली। नहीं, हम नहीं जाएंगे। और जो लैंड ओनर था वो नहीं कर पाया कुछ। उन लोगों ने भी अपना क्रेडिट दिया महात्मा गांधी को कि ये हमारी जीत नहीं है, ये महात्मा गांधी ने हमें जीत दिलवाई है, महात्मा गांधी के कारण ये हुआ है। तो लोग एक तरीके से महात्मा गांधी को अपने हर एक्शन, अपने हर एक्ट के लिए कोरिलेट करने लगे। और ये चीज़ लेटर ऑन काफ़ी हद तक थोड़ा सा बैड वे में चली गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी हैड नॉट गॉन अहेड एंड एक्सपेक्टेड दिस। सोर्स 4 है, ये एक सीआईडी का एक्सट्रैक्ट है। उस वक्त जब इंफॉर्मेशन निकाली गई थी कि महात्मा गांधी कौन है, सी ब्रिटिशर्स वर हैविंग देयर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन टीम्स ऑल्सो। ऐसा नहीं था कि वो आंख मूंदे सब देखे जा रहे थे। ये नया नाम एक उठ के आ रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी। लोग महात्मा कहने लग गए हैं। ऑब्वियसली कोई सी भी गवर्नमेंट होगी उस बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालेगी। सीआईडी का एक एक्सट्रैक्ट था, सीआईडी की रिपोर्ट थी ये। किसान मूवमेंट चल रहा था इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जनवरी 1921 में। सीआईडी की रिपोर्ट जो निकली थी वो ये थी, इट वॉज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। महात्मा गांधी के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिलती है
The currency which Mr. Gandhi's name has acquired even in the remotest village is astonishing. Currency मतलब जो वेटेज होता है, currency मतलब रकम, कीमत. महात्मा गांधी के नाम की जो कीमत छोटे से छोटे गांव में अब बन गई है ना, वो astonishing है. No one seems to know quite who or what he is, but it is an accepted fact that what he says is so and what he orders must be done. लोगों ने देखा नहीं है, लोग जानते नहीं है कौन है महात्मा गांधी, लेकिन उनके हर बात पे मर मिटने के लिए they are ready. They really are going forward and are ready to do anything in the name of Mahatma. अब he is a Mahatma or sadhu, a pandit, a Brahmin who lives at Allahabad, even a devata. उस समय colonial intelligence CID जो फॉर्म हुई थी, वो ये नहीं पता लगा पा रही थी that who exactly is this person. प्रतापगढ़ के किसान मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बोल रहे, साधु बोल रहे, बाबा बोल रहे, देवता बोल रहे. Devata means literally they were imagining him as a god, a messiah. The real power of his name is to be traced back to the idea that it was he who got Bedakli stopped in Pratapgarh. As a general rule, Gandhi is not thought of as being antagonistic to government but only to the zamindars via for Gandhi and the Saka. अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है. इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब पता लगाया कि ये प्रतापगढ़ में हुआ क्या है, तो बस इतना उनको पता चला कि प्रतापगढ़ में जो बेदखली की परंपरा थी, दैट इज इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, उसको बंद करने में कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का नेम था. एंड एक चीज समझ में आ रही है कि महात्मा गांधी इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अब ये एक ट्विस्ट है. He's not going against the government, he's going against the zamindars. जो उस वक्त जो जमींदार्स थे उनके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जा रहे हैं. नाउ 1922 से 29 में ये सारी चीज़ें जो आ रही थी ये अब्रप्टली एंड हो जाती है. जैसा कि हमें पता है दैट गांधी जी वॉज टोटली अगेंस्ट द वायलेंट मूवमेंट्स एंड इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फरवरी 1922 में सडनली कॉल ऑफ कर दिया था. व्हाट वाज द रीजन दैट दिस मूवमेंट हैड टू बी कॉल्ड ऑफ? मैंने दो बातें बताई हैं. फर्स्ट, दैट महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट वायलेंस और एक्ट्स ऑफ वायलेंस. सेकेंड, महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में सडनली एब्रप्टली आउट ऑफ नोवेयर, कहते हैं ना आउट ऑफ द ब्लू, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया. क्योंकि फरवरी 1922 में एक ऐसा वाकया हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था दैट हैड लेफ्ट अ स्कार ऑन दिस मूवमेंट्स डिजाइन. चौरी चौरा एक जिला हुआ करता था, एक स्मॉल टाउन ही था. वहां पर लोकल एजिटेशन के चक्कर में कुछ रेवोल्यूशनरीज ने, कुछ प्रोटेस्टर्स ने एक पुलिस स्टेशन जला दिया था. अब ये एक पुलिस स्टेशन जो जलाया था वो सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया गया था. एक्चुअली देयर वर 22 पुलिसमैन इन देयर. दे वर बर्न्ट अलाइव. दिस एक्शन ऑफ द प्रोटेस्टर्स, इस एक्शन को मास फेलियर के तरीके से लिया गया. ब्रिटिशर्स ने हुलिगैनिज्म, जंगलीपना एंड एवरीथिंग, सब उपाधियां दे दी थी प्रोटेस्टर्स को. इवन इन द हार्ट्स ऑफ सम इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और अहिंसा के नियम को इम्प्लाई करने में बापू का पूरा साथ दिया था. दे वर शॉक्ड, क्योंकि आप एक तरफ अहिंसा की बात कर रहे हो और एक तरफ आप अपने ही ब्रेथरन्स को, जो इंडियंस थे हु वर वर्किंग एज सिपाहीज और पुलिसमैन फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट, आप उनको ही जला बैठे.
भाईचारे की तो बात ही नहीं बची थी। महात्मा गांधी ने इस रीज़न से सडनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया था। ऐसा नहीं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक झटके में ख़त्म हो गया था, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस तरीके से, इस मोड़ से ये सडनली एंड हो जाएगा। इट नीडेड सर्टन पुश बिकॉज इट वॉज गेनिंग मोमेंटम, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसमें सक्सेसफुल होने के पूरे नज़रिए दिख रहे थे। गांधी जी के फॉलोअर्स ने ये स्ट्रेस करा कि कांग्रेस को अब कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे इस मैसेज को क्लियरली इंटेंसिफाई नहीं किया जा रहा है। लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बापू मसीहा आ गए, हम जो भी एक्शन करेंगे एवरीथिंग विल बी एक्सेप्टेबल। एक तरीके से अगर सिंपली कहूँ तो सारे बिल महात्मा गांधी के नाम पे फट रहे थे। व्हाट हैपेंड नाउ वाज, कुछ बड़े बड़े लीडर्स थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने ये, जैसा मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो प्लीज चेक करना प्लेलिस्ट में, उसमें थोड़े से शिफ्टेंस थे। कांग्रेस में अब दो गुट बन रहे थे, रैडिकल्स और मॉडरेट्स। यहाँ मॉडरेट्स की ये थिंकिंग हुई कि लेट अस गो अहेड एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। कांग्रेस को अब इलेक्शंस में खड़ा होना चाहिए। जो भी जनरल इलेक्शंस इंडिया में करवाती है इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो इलेक्शंस करवा रही है, उसमें हमको खड़ा होना चाहिए और काउंसिल में जीत के एक लेजिस्लेचर बनाना चाहिए, जिससे कि हम एक गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने का प्लेटफॉर्म डेवलप कर पाएंगे। अब हालांकि ये सोच तो बहुत डिवाइन थी, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी और बहुत ज़्यादा पैसिफिस्ट वे की थी, लेकिन ये पूरा जो मैसेज था, दिस वाज नॉट टोटली अंडरस्टूड बाय पीपल अक्रॉस द नेशन। कांग्रेस के मेंबर्स ने काफ़ी हद तक पूरे 1920s के मिड में पूरी कोशिश करी थी कि हम इस तरीके से एक सपोर्ट गेन कर पाएँ, कांग्रेस के लिए गांधीयन सपोर्ट गेन कर पाएँ। इससे हुआ ये कि 1930 में महात्मा गांधी और कांग्रेस एक दूसरा मूवमेंट स्टार्ट कर पाई थी, दैट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इट स्टार्टेड इन 1930। 1920s के बीच में दो और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया की हिस्ट्री में होते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आज हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। सेकेंड इज people like revolutionaries like Bhagat Singh and all, they started coming out। कम्युनिस्ट पार्टी का इंडिया में एडवेंट हो चुका था। दोनों ही ग्रुप्स जो थे, डोंट फॉरगेट, दोनों ग्रुप्स की मेंटालिटी, दोनों ग्रुप्स की आइडियोलॉजी, पेडागॉजी जो थी अलग अलग थी। कम्युनिस्ट पार्टी हैड फोरग्राउंड इन रशिया, they had quite influence from the Russian Revolution. RSS, that is Sangh, it had a different ideology. उसकी ideology ये थी that India should go ahead and continue the Hindu culture and remain a Hindu राष्ट्र। ये सारी चीज़ें अब थोड़ा सा चेंज होके आने लग गई थी, क्योंकि अब इंडिया में थोड़ा सा डेवलपमेंट दिखने लगा था। People suddenly had gone ahead and started taking up and knowing up the importance of making organizations। कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन बना था उस वक्त। कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद में दिख गया था कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हो तो अपनी बात मासेस तक पहुंचाना काफ़ी ईजी हो जाता है। एक सिंगल पर्सन की आवाज़ कब तक सुनी जाएगी, but when an organization gives a message, yes, there are people who give their ears to it। ये वही वक्त था जब मास एजिटेशन इंडिया में शुरू हो चुके थे। 1927 की इमेज देखेंगे अगर आप अपनी बुक में,
फिगर 10 में, तो आपको दिखेगा साइमन कमीशन को किस तरीके से कंडेम किया गया था। लोगों ने अब ब्रिटिशर्स की हर एक्टिविटी को कंडेम करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे 1920s का डेकेड खत्म होने जा रहा था, कांग्रेस का पूरा इंक्लिनेशन अब पूर्ण स्वराज की तरफ फेसेट हो रहा था, जिसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। क्योंकि इससे पहले, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म यू दैट Britishers had gone ahead and offered us a chance to have a dominion status, लेकिन उस स्टेटस को पूरे तरीके से निगलेक्ट किया गया था और पूर्ण स्वराज की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में ये एक पूर्ण स्वराज का स्लोगन दे दिया था इंडिया को, और इस एक डेट दी थी कि अब हम इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। वो डेट कौन सी रहेगी? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 इस दिन हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। लेकिन आज हम जानते हैं इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 है, क्योंकि कुछ फैक्शंस ऐसे हो गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी आसानी से गई नहीं थी, 17 साल का वक्त और लगा था। लेकिन हम लोगों ने आज भी अपना रिपब्लिक डे इस ही डेट को याद करके, कमेमोरेट करके 26 जनवरी को बनाया है। फाइनली इट टेक्स लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, इंकलाब जिंदाबाद। एक टोटली डिफरेंट फैक्शन आ रहा है, भगत सिंह साहब है। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, अ नेशनलिस्ट, एंड भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, इन जैसे नाम आपको नहीं मिलेंगे इंडिया में। इन लोगों ने कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में जो फाइट, और जो रिच क्लास थी, एक्सप्लॉइटिंग क्लास थी, उसके अगेंस्ट जो फाइट थी ना, उसको एक अलग लेवल पे ले जाने का सोचा था, क्योंकि वो जानते थे कि ये फाइट एक वर्कर्स और पेजेंट्स की फाइट है। इस पर्सन से उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA फॉर्म करा था 1928 में, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने मिल के सॉन्डर्स, एक ऑफिसर थे जो कि लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ था, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। वो लिटरली एक मर्डर था, सिर पे लाठियां ही लाठियां बरसाई गई थी। सॉन्डर्स की हत्या करने में, असैसिनेट करने में भगत सिंह, राजगुरु एंड चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एक बॉम्ब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंकते हैं। और वो बॉम्ब क्यों फेंका गया था, उसका एम क्या था? उसका एम था कि उन्होंने उस बॉम्ब के साथ अपने लीफलेट भी फेंके थे। उसमें ये लिखा गया था, Our aim is not to kill but to make the deaf hear and to remind the foreign government of its callous exploitation। इन लोगों का एम, वो बॉम्ब जो था, इट वॉज नॉन लीथल, इट वॉज नॉट लीथल, उससे किसी की डेथ नहीं हुई, सिर्फ धमाका हुआ था। और उसके बाद इमिडिएटली इन लोगों ने वहाँ पर पैम्पलेट्स भी फेंके थे, और उन पैम्पलेट्स में लिखा था कि हम ये आवाज़, ये बॉम्ब लीथल नहीं है, हम सिर्फ ये आवाज़ करना चाहते हैं, उन लोगों को सुनाना चाहते हैं जो लोग कान के बहरे बन के बैठे हैं, सुन के भी बहरे बन के बैठे हैं, जो सुन नहीं रहे हमारी बातें। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इनको इस हत्याकांड के लिए और इस एक्टिविटी के लिए फ्रेम किया गया कि इन्होंने पूरे लेजिस्लेशन को मारने की कोशिश करी थी। एंड फाइनली 23 मार्च 1931 भगत सिंह, जो कि उस वक्त 23 साल का था, यू जस्ट कैन इमेजिन, 23 साल का एक, yes I'll call him a kid,
दे वर हैंग, दे वर एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो रिटेलिएशन भी थे काफ़ी हद तक, वी नीड नॉट फॉरगेट। जो मूवमेंट चल रहे थे उनको उतने ही ब्रूटलाइज तरीके में, ब्रूटल वे में उनको ख़त्म भी किया जा रहा था। इट वॉज नॉट ऑलवेज अ पीसफुल सिटिंग एंड मीटिंग एंड ऑल द थिंग्स। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। फिर भी अगर कोई डाउट्स आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।